हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो परिवर्तन बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश, लाइट। तो हम सभी को पता है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश की सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। वैसे दोस्तों, किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक होता है। पहला है लाइट, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज़ को देखते हैं। दूसरा है हमारा आँख। अगर हमारे पास आँख नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अगला है प्रकाश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि अगर हमारे पास 3 कार्डबोर्ड हो और इधर एक तरफ उसमें हमने क्या करा, हमने कैंडल जला दिया। तो अगर आपको कैंडल को देखना है तो जो होल करना होगा वो बराबर हाइट पर करना पड़ेगा। और ये जो तीनों जो होल है वो एक दूसरे के सामने होना चाहिए, यानी बिल्कुल एक सिद्ध में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तभी आपको मोमबत्ती दिखने वाला है, अन्यथा नहीं दिखेगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको किरण बोलते हैं, यानी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों वो तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ है कि वो निर्वात से होकर भी गुजर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात दोस्तों यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम वो जगह होता है जहाँ पे हवा का भी पार्टिकल नहीं होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग जो है हम लोग लेकर के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दोस्तों अगर हम प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश के पास जो है दोहरी प्रकृति होती है, यानी कि डबल नेचर होता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है, और प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डबल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश जो है एक कण की तरह बिहेव करता है, और इस कण को हम लोग फोटोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फोटोन। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद प्रकाश जो तरंग की तरह व्यवहार करता है, ऐसा सबसे पहले बताया था हाइगेन ने। लेकिन हाइगेन उस समय उतना फेमस था नहीं, इसलिए इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, सब पार्टिकल ही माना। लेकिन बाद में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिससे ये प्रूफ होने लगा कि हाँ प्रकाश के पास तरंग का जो है गुण होता है। और दोस्तों प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि अगर वेव आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, और माध्यम के जो कण है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वेव जिधर जा रहा है उस दिशा के अगर लंबवत कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे कि लाइट को इस डायरेक्शन में जाना है, लाइट ऐसे जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर माध्यम के कण है तो उसको क्या देखते हैं कि वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चलता है कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। अगला किरण क्या है, रे ऑफ लाइट। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, और लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई सोर्स है और यहाँ पे हम हैं। सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है, और सोर्स से हमारे आँख तक अगर लाइट आएगा तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। और दोस्तों उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग किरण बोलते हैं, यानी कि रे बोलते हैं। अगला है किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। दोस्तों किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, और किरण मतलब तभी हमने समझा ही, ठीक है। तो किरणों का जो समूह होता है दोस्तों उसी को किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज।
यानी कि बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि किरण का जो बंडल है ना, बंडल गुच्छा, उसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, तीसरा होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी अपसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी का मतलब होता है दोस्तों एक जगह पर जमा होना। तो अगर सारा का सारा किरण एक पॉइंट पे जमा होता तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी, अपसारी का मतलब होता है बिखरना। तो क्या होता है यहाँ पे, सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है, मतलब एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट, वो दोस्तों 2 तरह का होता है, यानी कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत ये दोस्तों 2 तरह का होता है। पहला आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ, है ना। लुमिनियस सब्सटेंस और नॉन लुमिनियस सब्सटेंस। लुमिनियस सब्सटेंस दोस्तों क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, उसको दोस्तों आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे दोस्तों सूर्य, तारा, दीपक, लालटेन, कैंडल, इस सब के पास अपना प्रकाश है, तो ये खुद का प्रकाश बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं दोस्तों जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर जो लुमिनियस सब्सटेंस है यानी आत्मदीप्त पदार्थ है, उसका प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए सन है, अब सन से लाइट मिलेगा, अब यहाँ पे मान लीजिए चेयर है, तो सन का लाइट मिलेगा चेयर को, और चेयर इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रिटर्न करता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम खड़े हैं तो ये हमको चेयर दिखता है। तो चेयर के पास खुद का प्रकाश नहीं है, फिर भी ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, और ये जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो किसका प्रकाश है दोस्तों, सूर्य का हो सकता है, बल्ब का हो सकता है, कैंडल का हो सकता है। तो चेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त पदार्थ बोलेंगे। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, इटीसी। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो प्रकाश होता है वो इनविजिबल है, मतलब वो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड है दोस्तों, चाल है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में लगभग अगर डिस्टेंस की बात करें तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो उसको तय कर लेता है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो हमको दिखता नहीं है दोस्तों। अगला है कि हम वस्तु को कैसे देखते हैं, हम वस्तु को कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग अगर वस्तु को देखते हैं तो उसमें एक घटना हमारे काम आता है, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जैसे हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि किसी रूम में हम खड़े हैं और इस रूम में टेबल लगा हुआ है, टेबल के ऊपर में एक जो है कैंडल जला हुआ है जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। इस रूम में एक पंखा है, तो पंखा हमको कैसे दिखेगा दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ से जो लाइट है ना ये पंखा पे पड़ता है, ठीक है, और पंखा इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है हमारे आंखों तक, और जिसकी वजह से ये जो पंखा है वो हमको दिखता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने 2 रे को ही दिखाया है, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा रे जो है हमारे आँख तक पहुँचता है। जितना ज़्यादा लाइट आपके आँख तक आएगा वो जो वस्तु है वो उतना अच्छा से आपको विजिबल होगा, यानी कि वो उतना अच्छा से आपको दिखेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों शैडो, छाया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे हाथ का भी यानी कि इस पेंसिल का भी छाया बनेगा, ठीक है। अब क्या है शैडो, कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है। अब ये अपारदर्शी वस्तु क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अपारदर्शी वस्तु वो वस्तु होता है जिसको लाइट पार नहीं कर पाता है। तो अगर हम प्रकाश के रास्ते में यानी लाइट के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, यानी कि उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, डार्क एरिया बन जाता है, जिसे दोस्तों छाया कहते हैं, यानी कि शैडो कहते हैं। जैसे यहाँ पे टॉर्च जलाया और ये आपके पास एक बॉल है,
तो बॉल अपारदर्शी वस्तु होता है तो लाइट उसको पार नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, तो कार्डबोर्ड पर आपको एक ब्लैक एरिया दिखेगा, यानी कि डार्क एरिया दिखेगा, जिसको दोस्तों छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। आगे है कि निर्वात और गैस को छोड़ करके अगर हम देखें तो प्रकाश कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड से होकर भी गुजर सकता है, यानी आ जा सकता है। तो इस आधार पे जो वस्तु है वो 3 तरह का होता है। किस आधार पे? कि लाइट जो है किसी वस्तु को पार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पहला है पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, ओपेक। तीसरा है पारभासी वस्तु, यानी कि ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है दोस्तों? ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी कि उसको क्रॉस कर देता है, उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। ठीक है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है दोस्तों? ऐसा वस्तु जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर पाता, यानी पार नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि लकड़ी, कुर्सी, दीवार इत्यादि। इसके बाद है पारभासी वस्तु। पारभासी मतलब क्या होता है? पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाता है, यानी कि थोड़ा बहुत लाइट जो है बाहर निकल पाता है। जैसे कि घिसा हुआ चश्मा, अगर हम घिसा हुआ चश्मा प्रयोग करते हैं तो जो हमको सब चीज़ धुंधला नज़र आता है। फिर तेल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों अब जो मेन चीज़ है वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले दोस्तों हम लोग एक चीज़ को समझना चाहेंगे, वो ये है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा समझाते हैं हम कि देखिए कि लाइट अगर, यानी कि प्रकाश अगर किसी भी वस्तु से टकराता है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, कांच है, कांच। अब यहाँ से अगर इससे टकराएगा आकर के, मान लीजिए लाइट ऐसे आया, इस तरह से ऐसे आया, ठीक है। तो लाइट अगर किसी वस्तु पर आता है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये है ग्लास। तो 3 तरह की घटना होती है। लाइट अगर किसी वस्तु पर पड़ता है तो 3 तरह की घटना होती है। पहला होता है कि लाइट का कुछ भाग, यानी प्रकाश ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस ऊर्जा का कुछ भाग यहाँ पे अवशोषित हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक। और लाइट का जो कुछ भाग है, बचा हुआ कुछ भाग, वो बाहर निकल जाता है और इसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपवर्तन बोलेंगे इसको, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो 3 तरह की घटनाएं होती है। पहला परावर्तन, दूसरा अवशोषण और तीसरा होता है अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमको अभी पढ़ना है परावर्तन और अगला चैप्टर में पढ़ना है अपवर्तन, ठीक है। चलिए समझते हैं परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए समझाने के लिए आपको ले लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास आईना होता, ठीक है, ये हमारे पास आईना है, तो आईना में 2 सरफेस होता है, एक पॉलिश होता है, दूसरा जो है रंगा हुआ होता है, ठीक है। और पॉलिश सरफेस पर मान लीजिए हमने लाइट मारा ऐसे, ठीक है, तो लाइट ऐसे मारा तो ये क्या हो जाता है? ये रिटर्न हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो हम अगर इसमें से एक लाइट को स्टडी करें तो क्या होगा? ये हमारे पास एक आईना था और इस आईना का नाम है समतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है यानी पॉलिश जो भाग है वो पूरा प्लेन है। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, प्रकाश की किरण यहाँ पे आया और उसका नाम है AO। तो जो किरण आता है दोस्तों उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो AO हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण। अब जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं और ये जो लंब है दोस्तों ये दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अब देखते हैं कि नॉर्मल और आपतन को आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है और इसको हम लोग बोल देते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको I से लिखा जाता है। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही एंगल बना करके जो लाइट है वो रिटर्न हो जाता है।
अभिलंब के साथ उतना ही जो है एंगल बना करके लाइट रिटर्न हो जाता है। तो उतना ही एंगल अगर हम बनाएंगे तो इस एंगल को आर बोलते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे दर्पण से रिटर्न होता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ना कि जापतित किरण। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहाँ पे एक नॉर्मल खींचा जाता है और नॉर्मल किसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है? वो दोस्तों बनाता है दर्पण के साथ। तो आपको ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा प्रकाश का परावर्तन। अगला जो है टॉपिक है कि परावर्तन भी दोस्तों दो तरह का होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है यानी स्मूथ सरफेस से होता है तब उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर था यानी कि समतल दर्पण था। अब यहाँ पे एक कैंडल जला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा है पैरेलल। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे परावर्तन अगर होगा तो वहाँ पर भी लाइट जो जाएगा वो भी पैरेलल जाएगा, यानी आपको यहाँ पे सेम पैटर्न देखने को मिलेगा कि जैसे ही जिस तरह से आपतित किरण आती है उसी तरह से परावर्तित किरण जाती भी है, सेम तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये जो है अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो आपको बिल्कुल सोर्स दिखेगा जहाँ से लाइट आ रहा है। नियमित परावर्तन में हमको सोर्स दिखता है। सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है, यानी आपको इधर जो है क्या दिखेगा? मोमबत्ती का फिगर दिखेगा। अगला क्या है दोस्तों? अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब परावर्तन किसी खुरदरे सतह यानी रफ सरफेस से होता है तो उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये है वाइट बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड लेकर के चलते, इसको ग्रीन बोर्ड है ये। ठीक है, तो अब ग्रीन बोर्ड में क्या है? सरफेस पूरा प्लेन नहीं है, रफ है। रफ मतलब उभर खाबर है कहीं कहीं पर। अब यहाँ पे अगर इसके सामने अगर हम मोमबत्ती रख देंगे तो मोमबत्ती से जो रे आ रहा है यानी आपतित किरण समांतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परावर्तित किरण आपको समांतर देखने को नहीं मिलेगा, समांतर देखने को नहीं मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ से आप उसको देख रहे हैं तो आपको मोमबत्ती नहीं दिखेगा, आपको मोमबत्ती नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा ये बोर्ड, यानी कि ये बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हमको वस्तु दिखता है, ना कि सोर्स ऑफ लाइट दिखता है। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैसे जल्दी कोई बताता नहीं है कि नियमित परावर्तन में हमको सोर्स ऑफ लाइट दिखता है कि लाइट आ कहाँ से रहा है, और अनियमित परावर्तन में हमको ये दिखता है कि किस वस्तु को हम देख रहे हैं, किस वस्तु को हम देख रहे हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि परावर्तन के ना दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हमारे पास ये आईना है। ठीक है, अब आईना है, यहाँ पे लाइट ऐसे आता है, ऐसे आया, मान के चलिए ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आपतित किरण है, इस पे हम अभिलंब खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जो परावर्तित किरण है वो इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, सेम एंगल पे। यहाँ ये एंगल है आई, अब सेम एंगल, अब इस आई का वैल्यू हम बोल दिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण दोस्तों ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। क्या ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है? तो ये थ्योरी बोलता है, ये लॉ बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल हम इधर बना देंगे और देखेंगे कि ये जो तीनों हैं ये सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन में इस तरह से दोस्तों, ऐसे ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे लाइट आया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलंब और इस एंगल को हम बोलेंगे आई, एंगल आई। तो अब क्या होगा कि परावर्तित किरण जो रिटर्न होगा वो इस तरह से रिटर्न होगा कि एंगल भी बराबर होगा, यानी परावर्तन कोण भी बराबर होगा, साथ ही साथ ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, तब ये जो है हम बोलेंगे कि यहाँ पे परावर्तन का रूल है वो फॉलो हो रहा है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मिरर का क्या होता है? सरफेस होता है, तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और ये तीनों जो है सेम प्लेन में है, और ये अभी किसके प्लेन में है? डायरी के
प्लेन में है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा लॉ तो एकदम आसान है कि दूसरा लॉ ये कहता है कि आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। अगला है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दोस्तों वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें या 2 अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है। फोटो दोस्तों, फोटो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पे कम से कम 2 जो है परावर्तित किरण या 2 अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटता है, या आपको महसूस होगा, फील होगा कि वहाँ पे काटना चाहिए। प्रतिबिंब दोस्तों 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, यानी रियल और वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, ये अभी ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अब इसके सामने ये सी इसका सेंटर है, इसके सामने ए भी कोई वस्तु रख दी है, दर्पण के सामने ही वस्तु रखा जाता है। अब यहाँ से एक लाइट ऐसे निकला, ठीक है, ऐसे निकला। और दोस्तों अगर प्रधान अक्ष के समांतर इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, यानी कि पीसी जो लाइन है इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अगर समांतर कोई लाइट आता है तो वो एक पॉइंट से गुजरता है, और दोस्तों उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। अब एक चीज़ और मान के चलिए, यहाँ से कोई लाइट ऐसे जाता, सी से डायरेक्ट पास होता, तो एक रूल होता है कि अगर कोई लाइट वक्रता केंद्र से ही पास होता है अवतल दर्पण में, तो वो उधर को ही रिटर्न हो जाता है। तो एक परावर्तित किरण ये हो गया, दूसरा परावर्तित किरण दोस्तों ये हो गया, दोनों इस पॉइंट पे काट रहा है ना, तो इसी पॉइंट पे एक फोटो बनेगा और वो बनेगा ए बी का। तो इस ए बी, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का होता तो ये इसका मुंडी होता, तो इसका मुंडी कहाँ बन रहा है, नीचे, और पैर ऊपर, मुंडी नीचे पैर ऊपर। तो ध्यान रखेंगे इसका जो फिगर है ना फोटो वो उल्टा हो गया, तो लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर इस आईना के आगे हम लोग पर्दा लेकर के जाएंगे तो इस पॉइंट पे आपको इस लड़का का जो है फोटो देखने को मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब रियल लाइफ में कहाँ बनता है। हम लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से ना एक लेंस होता है, और लेंस में अब यहाँ पे लाइट गुजारा जाता है। लाइट गुजारने के बाद यहाँ से जो फोटो बनता है वो पर्दा पर बनता है, और उस पर्दा को हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये समतल दर्पण है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इसके सामने ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब यहाँ से हम लोग एक लाइट रे ऐसे मान सकते हैं, ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपतित किरण यहीं पर है, अगर अभिलंब खींचेंगे तो यहीं पर आएगा अभिलंब, है ना, क्योंकि अभिलंब जो है दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल जो है वो 0 बन रहा है, यानी आई 0 है, तो आर भी डेफिनेटली 0 होगा। तो यानी कि लाइट जो है इसी रास्ते पर रिटर्न आ जाएगा। तो हमको लगेगा कि ये जो लाइट है ये पीछे कहीं से आ रहा है, तो इसको लाइट को हम पीछे कर दिए। इसके बाद हम एक लाइट रे ऐसा मान सकते हैं कि ये ऐसे आया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आया है वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे, जितना एंगल ये आई होगा उतना ही एंगल इधर बना करके लाइट जो है रिटर्न आ जाएगा इस तरह से ये आई और आर। अब ये भी एक परावर्तित किरण है और ये भी एक परावर्तित किरण है, यानी ये ऐसे परावर्तित किरण होता, ये दोनों आपस में कहीं मिलने वाला है नहीं आगे। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे करते हैं। तो पीछे जब इसको करेंगे दोस्तों तो ये इस तरह से पीछे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती करें तो डॉट डॉट बनाएंगे, फिर इसको भी पीछे करेंगे तो डॉट डॉट डॉट। अब ये किरण और ये किरण आपस में इस पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं एस डैश, और इसको बोल देते हैं एस। तो जो एस डैश होगा वही ऑब्जेक्ट का क्या होगा दोस्तों, इमेज होगा, यानी कि फोटो बनेगा। क्या बनेगा, फोटो। और ये देखिए ये मिरर के पीछे बन रहा है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे पर्दा लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग अगर घर में अपना थोबड़ा देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो क्या आईना के पीछे में वो इंसान होता है जिसका हम लोग फोटो देखते हैं? नहीं ना होता है, लेकिन वहाँ पर आपको लगेगा कि वहाँ पर कोई इंसान है। तो यही होता है काल्पनिक प्रतिबिंब।
इसमें देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा होने इन द सेंस कि आपका जो मुंह है यानी कि जो फेस है वो ऊपर रहेगा और पैर जो है वो नीचे रहेगा, मतलब वस्तु का ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे रहेगा। दोस्तों इसे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर हमारे घर में आईना लगा हुआ है, अब हम उसमें फ़ोटो देख रहे हैं, अब मान लीजिए हम हैं, तो हमको क्या लगेगा कि मेरे यानी कि आईना के पीछे मेरे जैसा ही कोई इंसान खड़ा है। अगर हम वहाँ पे पर्दा लेकर के जाएं या किसी को भेजें कि जाओ वहाँ पे पर्दा हो, तुमको वो इंसान का फ़ोटो मिलेगा, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे है नहीं, वो वर्चुअल है। अगला है दोस्तों दर्पण क्या होता है? कोई भी चिकना और चमकदार सतह दर्पण कहलाता है। स्मूथ और शाइनी सरफेस क्या कहलाता है? दर्पण। और दर्पण दोस्तों, दर्पण का एक बिहेवियर होता है कि ये प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, यानी कि रिटर्न कर देता है दोस्तों। अगला है कि दर्पण का जो एक भाग है ना वो रंगा हुआ होता है, एक भाग रंगा हुआ होता है और एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, जिससे परावर्तन होता है। अब यहाँ पे दोनों भाग का यूज है। जो पॉलिश भाग है वहाँ से परावर्तन होता है, और रंगते क्यों हैं? ताकि वो अपारदर्शी बने। क्या बने? अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ से लाइट को रिटर्न करवाना है। अगर हम उसको पारदर्शी बनवा देंगे तो लाइट क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, यानी कि वहाँ से परावर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे दर्पण को, यानी कि दर्पण का जो पिछला भाग होता है, ठीक है, जिधर से हम लोग अपना फेस देखते हैं वो पॉलिश भाग होता है, और उसके पीछे वाला जो भाग होता है उस वहाँ पे वो रंगा हुआ होता है। और दोस्तों सिल्वर से आई थिंक उसको जो है कलर करते हैं, और उसके ऊपर में भी हम लोग रेड कलर का जो है पेंट चढ़ा देते हैं, ताकि वो उसका जो सिल्वर है वो जल्दी ख़राब ना हो। इसके बाद दोस्तों दर्पण जो है बेसिकली दो तरह का दर्पण अपना लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह समतल होता है। अब ये परावर्तक सतह क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ से लाइट टकरा करके वापस आता है। जिस सतह से लाइट टकराता है और वापस आता है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है। इसमें एक जो डैश डैश वाला जो दिख रहा है भाग, वो रजतित सतह है, मतलब रंगा हुआ भाग है। और जो बच गया भाग यानी पॉलिश सतह, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। और यहाँ पे परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन है। फिर दोस्तों गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण जो है उसका जो परावर्तक सतह है वो खोखले गोले का एक भाग होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर हम लोग अवतल दर्पण में क्या देखते हैं कि ऐसा इस तरह का आपको दर्पण मिलेगा जो बाहर से रंगा हुआ होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये भी गोला होता है, यानी कि खोखला गोला होता है, लेकिन ये अंदर से रंगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा है और इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो जो अवतल है यहाँ रखिएगा, उसका परावर्तक सतह धस्सल होता है, धस्सल। अवतल का धस्सल और उत्तल का उठल। उठल का मतलब उठा हुआ। ठीक है, उठा हुआ होता है। अगला है दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो ये मान के चलिए एक प्लेन मिरर है, इसके सामने में हमने एक वस्तु रखा। अब हम क्या बताए थे कि यहाँ से एक लाइट गया इस पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि I 0 होता है तो R भी डेफिनेटली 0 होगा। इसका मतलब लाइट इसी रास्ते पर रिटर्न आएगा, यानी ये हो गया एक परावर्तित किरण। दूसरा दोस्तों हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये लाइट रे ऐसे गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्या खींचेंगे? एक अभिलंब। जितना एंगल ये I होगा उतना ही एंगल ये R बना करके ये लाइट रिटर्न होगा। तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, अगर हम इसको आगे लेकर के चलें इस तरह से, ये आगे और ये आगे, तो ये दोनों आपस में कहीं पर क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो हम इसको ज़बरदस्ती क्या करते हैं? इसको पीछे कराते हैं, इसको ऐसे ऐसे पीछे कराते हैं, डैश डैश, इसको भी पीछे कराते हैं। तो हमको लगता है कि इस पॉइंट पे ये दोनों परावर्तित किरण मिल रहा है, यानी मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये S है ना, तो हम यहाँ पे बोल देंगे S डैश, और ये हो जाएगा दोस्तों इमेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इमेज। ध्यान रखेंगे वस्तु से दर्पण की दूरी को U बोलते हैं, यानी कि वस्तु दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V। तो S हमारा वस्तु हो गया, S डैश हो जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वो पॉइंट है जहाँ पे वस्तु के होने का आभास होता है। ठीक है, उसके बाद है U। U है वस्तु दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी। V है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। अब ध्यान रखेंगे समतल दर्पण में कुछ चीज़ें, कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे तो रियल में तो नहीं काट रहा था परावर्तित किरण, हम उसको ज़बरदस्ती कटवाए हैं। तो ज़बरदस्ती वाला बात जब भी होता है तो वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों।
क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हम इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, तो ये काल्पनिक है। यहाँ पे दोस्तों क्या देखा जाता है समतल दर्पण में कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी हम लोग जब अपना फोटो देखते हैं तो हम लोग का साइज जो होता है वही साइज का ना वो इमेज बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम आईना के सामने इस तरह से खड़े हैं तो मेरा जो फोटो बनेगा आईना में इस तरह से पीछे इतना ही डिस्टेंस पे, अगर हम 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर सामने खड़े हैं तो पीछे 10 मीटर की दूरी पर एक ऐसा ही लड़का का आपको फोटो देखने को मिलेगा, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। मुंडी ऊपर पैर नीचे, अगर उल्टा होता तो मुंडी नीचे होता और पैर ऊपर होता है। इसके बाद है दोस्तों कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है, यानी कि अगर हम 10 मीटर सामने खड़े हैं दर्पण के तो मेरा जो फोटो है वो 10 मीटर पीछे बनेगा दर्पण के। इसके बाद है दोस्तों आवर्धन का मान यहाँ पे +1 होता है। अब ध्यान रखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो अगर ये लड़का है, अगर मान के चलिए हम 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का बनाएगा। तो आवर्धन होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h2 बटा h1। तो प्रतिबिंब क्या फीट का? 5 फीट का। हम कितना फीट का? 5। तो कितना आएगा? 1 +1 लिखेंगे। ठीक है, अब +1 क्या होता है आगे हम इसको डिटेल में और देखेंगे। इसके बाद है दोस्तों कि समतल दर्पण पार्श्व विपरिवर्तन लेटरल इन्वर्जन दर्शाता है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है दोस्तों साइडें चेंज कर देता है, कि समतल दर्पण वस्तु का क्या चेंज कर देता है? साइड। जैसे हम अगर दर्पण के सामने बी इस तरह से लिखें तो वो बी हमको इस तरह से दिखेगा, यानी वो क्या करता है? लेफ्ट को राइट बना देता है और राइट को लेफ्ट। वस्तु का जो लेफ्ट होता है वो प्रतिबिंब का राइट होता है, जो वस्तु का जो राइट होता है वो प्रतिबिंब का लेफ्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम आईना के सामने खड़े हो जाएं और अगर हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो हमारा जो फोटो है वो बायां हाथ उठाएगा, अगर हम बायां हाथ उठाएंगे तो वो दायां हाथ उठाएगा। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अपना अगर आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, पूरा प्रतिबिंब पूरा फोटो, तो इसके लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है वो आपके लंबाई का आधा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 5 फीट का है और अगर हमको पूरा फोटो देखना है तो हमारा जो यानी कि दर्पण का जो हाइट होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, वो एटलीस्ट कम से कम तो 2.5 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.5 फुट। ठीक है, अब इसमें एक दो चीज़ और है कि अगर हम 10 किलो अगर हमारा स्पीड है x मीटर पर सेकेंड है दर्पण के सामने, x मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा जो इमेज है वो इसका 2 गुना स्पीड से चलेगा, यानी कि 2x मीटर पर सेकेंड से वो चलेगा, 2x मीटर पर सेकेंड से चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 2-3 सवाल हम लोग कर लेते हैं। पहला है कि यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़िए कि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो ये आपतित किरण है, ये दर्पण के साथ क्या डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट पे हम पहले एक नॉर्मल खींचेंगे अभिलंब, और अभिलंब जो है दर्पण के साथ पूरा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिगर से हम क्या देखते हैं कि I और 30 मिला के 90 होना चाहिए। तो I निकालेंगे तो 90 - 30 बराबर 60 डिग्री, और जितना दोस्तों I होता है, जितना आपतन कोण होता है उतना ही R होगा, यानी R बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम परावर्तन के नियम में जानते हैं कि I और R बराबर होता है, तो यानी कि R का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अगला है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। ये भी हम लोग इस्तेमाल भी किए थे कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रहा है बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? ये हमारा आपतित किरण है। अगर अभिलंब खींचेंगे तो इसी लाइन के साथ आएगा, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल है वो 0 बन रहा है, तो I 0 है, यानी हम लोग क्या देखते हैं कि I कितना हो गया? 0, तो R भी डेफिनेटली क्या होगा? 0। तो I और R क्या है? बराबर है, और ये कितना होगा? 0। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसी रास्ते में लाइट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो I यहाँ से क्या देखे थे? 0 हुआ, तो R भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि I और R बराबर होता है, और ये क्या है? रिफ्लेक्शन का नियम है, परावर्तन का नियम है। फिर है फिगर देखकर परावर्तन कोण बताइए। अब फिगर में हमको ये दिया था कि आपतित किरण दर्पण के साथ 70 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो है परावर्तित किरण दर्पण के साथ 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको बताना था R,
क्या बताना था, आर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या समझे हम कि 70 और आई मिला करके 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल जो है पूरे दर्पण के साथ, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। तो 70 और आई, 70 प्लस आई 90 होगा। आई निकालेंगे तो 20 आएगा। आई जितना है होता है उतना ही आर भी होता है। तो आर बराबर 20 डिग्री, यानी कि जो आई और आर वो दोनों कितना होगा, 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई और आर बराबर होता है। और ये क्या है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। ये क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन का लॉ है, यानी कि रिफ्लेक्शन का नियम है। अब हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और ये हम लोग वाइट बोर्ड पर इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।